हेलो फ्रेंड, मैं से कहते शाम GH नॉलेज प्रो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम जो है डिस्कशन करेंगे 2022 CBT क्वेश्चन, जो हाई स्कूल टीचर एंट्रेंस के लिए 2022 एग्ज़ाम हुआ था। आप जैसे डेट यहां पर देख सकते हैं, 7 मार्च 2022 एग्ज़ाम हुआ था। उसका जो क्वेश्चन उसे आलोचना करेंगे। हिंदी से जो है 100 मार्क था। उसके बाद जो है 50 मार्क पेपर 1 से था, यानी जनरल नॉलेज देख सकते हैं, करंट अफेयर आदि से जो है 50 मार्क, हिंदी से जो है 100 मार्क था। ये जो हिंदी से 100 मार्क है उसे जो है इस वीडियो में आलोचना करेंगे। और हिंदी 100 मार्क से जब देखते हैं 25 मार्क आया था आपका यूनिट 1 यानी गद्य विभाग से, 25 आया था पद्य विभाग से, व्याकरण से आया था 30, उसके बाद जो है यूनिट IV यानी भाषा प्रयोग उस विभाग से आया था 20। फिर भाषा प्रयोग के अंदर से जो डिवाइडेशन था वो विधि के अंतर्गत, जो शिक्षण विधि है आपका, गद्य पाठ विधि, पद्य पाठ विधि, व्याकरण पाठ विधि, उसके अंतर्गत से था 10 प्लस जो है अनुवाद था 4, उसके बाद जो है अपठित अनुच्छेद वो था 6, 6 4 10 10 20, ये जो विधि के अंदर था। 25 यूनिट 1 यानी गद्य विभाग, 25 यूनिट 2 यानी पद्य विभाग, 30 मार्क यूनिट 3 यानी व्याकरण विभाग, और जो है यूनिट IV यानी भाषा प्रयोग से जो है 20 मार्क था। इस प्रकार जो है 2022 आपका जो है CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, जो हाई स्कूल टीचर एंट्रेंस के लिए। उस समय ये CST था, IAT था, इनिशियल अपॉइंटी टीचर। अब जो है रेगुलर हाई स्कूल टीचर हो गया है, वही सेम एंट्रेंस। तो चलिए फिर क्वेश्चन जो है आलोचना करते हैं। तो यहाँ पर जो है 50 मार्क था जो पेपर 1 था। हम पेपर 2 को चलते हैं, जो हिंदी क्वेश्चन आलोचना करेंगे। पेपर 1 पे ये सारा चीज़ जो है आप लोग देख रहे हो। यहाँ पेपर 2 ये जो है हमेशा सिलेबस बदलता रहता है। कभी पेपर 1 जो है 20 मार्क होता है, पेपर 2 130 होता है, कभी पेपर 1 जो है 90 मार्क और पेपर 2 60 मार्क। ये जो है अभी आलोचना करेंगे, ये 50 मार्क था पेपर 1 जो आपका कंपलसरी था सभी के लिए, और पेपर 2 आपका हिंदी का जो है वो 100 मार्क था। और यहाँ से जो है हम आलोचना करेंगे, देख सकते हैं। ओके, सेक्शन 5 पेपर 2, इसका बहुत सेक्शन जैसे रीजनिंग था, करेंट अफेयर था, जनरल नॉलेज था। तो अभी जो है हम आलोचना करेंगे जो भी हिंदी का प्रश्न था उसे आलोचना करेंगे। तो यहाँ पर जो है एक अपठित अनुच्छेद के अंतर्गत है 51 से 53। आप लोग इसे देखकर जो है आंसर आप लोग मिला सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर बताएं कि लॉकडाउन के कारण शिक्षण संस्थाओं ने अपनी शिक्षण में किसे अपनाया है। तो ये यहाँ पर जो है इसी गद्यांश पे लिखा हुआ है। ओके, तो इस गद्यांश के अनुसार जो है इसका आंसर जो है C होगा कि ऑनलाइन शिक्षण अथवा E-लर्निंग। तो आप इसे स्क्रीन पर है, आप पढ़ के जो है 51, 52 और 53 का आंसर दे सकते हैं। हम चलते हैं टॉपिक पर। ये तो अपठित अनुच्छेद था। फिर यहाँ पर एक जो है एक पंक्ति दिया था, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यान से पढ़ें और उससे जुड़े प्रश्न का सही उत्तर दें। 54, 55, 56 ये जो है 6 मार्क था। उसके बाद जो है 57 से आता है आपका कंटेंट यहाँ से। ओके, तो यहाँ से जो है हम एक एक चीज़ को आलोचना करते हैं। तो फर्स्ट देखिए, जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप कहानी के कुल कितने खंड हैं? आकाशदीप कहानी कुल कितने खंडों में विभाजित है? तो जयशंकर प्रसाद का आकाशदीप कहानी जो है वो कुल 7 खंड में है। ओके, C नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर, ये जो है कुल 7 खंड में है। आगे चलते हैं 58, अष्टावक्र क्या बेचता था? फूल, चाट, फल, सब्जी। तो जानते हैं अष्टावक्र जो है क्या बेचता था? ये चाट बेचता था। आगे चलते हैं, मन्नू भंडारी की रचना आपका बंटी आपका बंटी जो उपन्यास है उसका बंटी जो है क्या है? तो उस पे बंटी क्या है न? शकुन और अजय का बेटा है। A नंबर करेक्ट। B नंबर दिया है डॉक्टर जोशी का भतीजा। डॉक्टर जोशी नहीं है, डॉक्टर जोशी इसका सौतेला बाप था। टीटू का बड़ा भाई भी नहीं है, वकील चाचा का पुत्र नहीं है। तो ये शकुन और अजय का जो है बेटा है। आगे चलते हैं, महादेवी वर्मा का गौरा संस्मरण में गौरा किसका नाम है? तो गौरा किसका नाम था? महादेवी वर्मा की जो गाय थी उसका नाम था। तो लेखिका की गाय का नाम 60, C नंबर जो है इसका सटीक उत्तर है। बनाम लॉर्ड कर्जन निबंध में लेखक ने किसकी प्रशंसा की? तो लॉर्ड कर्जन निबंध आप पढ़ेंगे, लेखक ने वहाँ पर जो है लॉर्ड रिपन की प्रशंसा की।
ठीक है। उन्होंने व्यंग किया, लॉर्ड लैंसडन के मूर्ति को व्यंग किया और इनके कार्यकलाप को, नुमाइशी की चीज़ों को जो है लेखक ने व्यंग किया, लेकिन तारीफ की वो है लॉर्ड रिपन की। उसके साथ साथ महारानी विक्टोरिया का 1858 का जो है घोषणा पत्र जो है उसकी भी तारीफ की। तो यहाँ पर जो है महारानी विक्टोरिया की नहीं है, ठीक है, डी नंबर है महारानी विक्टोरिया, ये ऑप्शन है। महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र आया था उस पर, उसका इतिहास में लाइव क्लास पे भी कई बार बताया हूँ, तो उस चीज़ की तारीफ की लॉर्ड रिपन की यहाँ पर जो है तारीफ की। तो बी नंबर जो है 61 का ये जो है सटीक उत्तर है। वापसी कहानी में गजाधर बाबू कितने साल बाद नौकरी से रिटायर होकर अपने घर लौटे थे? तो वापसी कहानी में गजाधर बाबू 35 साल बाद जो है रिटायर होकर अपने घर लौटे थे। फिर जो है घर का वार्तालाप, ठीक है, घर में जो व्यवहार दिखाई दिया उनके प्रति, जो घर के मेंबर ने उनके प्रति दिखाया, फिर जो है उन्होंने क्या कर ली, ने वापसी कर ली। चलो आगे चलते हैं। प्रेमचंद द्वारा रचित कर्मभूमि किस विधा की रचना है? तो कर्मभूमि जो है वो क्या है? उपन्यास है। यहाँ पर है उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध। तो प्रेमचंद द्वारा रचित कर्मभूमि जो है ये एक जो है उपन्यास है। ओके, 63 ए नंबर, ये जो है उपन्यास है। निम्नलिखित में से कौन सा नारी पात्र जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक के संबंध नहीं रखता? यानी ये कौन सा नारी पात्र है जो जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक में नहीं है? देखिए, मालविका ये तो है, जो अलका की सहेली थी, अलका तक्षशिला की राजकुमारी थी, उसकी सहेली, इसका नाम मालविका था। अलका अंबिक की बहन, तक्षशिला की राजकुमारी अलका भी है। कल्याणी, कल्याणी जो थी नंद की बेटी थी, ठीक है, जिसका पर्वतेश्वर के पास रिश्ता गया था, पर्वतेश्वर ने ठुकरा दिया और वो इतिहास है, तो कल्याणी भी थी। ध्रुव स्वामिनी जो है चंद्रगुप्त नाटक में कोई स्त्री पात्र नहीं है। मालविका है, अलका है, कल्याणी है, ध्रुव स्वामिनी जो है नहीं है। आगे चलते हैं। कफन कहानी की बुधिया किस कारण तड़प रही थी? प्रबल भूख में, तेज बुखार में, प्रसव वेदना में, खूब जो है प्यास थी। ये जो है प्रसव वेदना में तड़प रही थी और ये दोनों बाप बेटे जो है चुरा कर लाया हुआ आलू भूनकर खा रहे थे, ठीक है। कोई भी अंदर नहीं जा रहे थे कि आलू का एक भाग जो है अगर बाप गया तो बेटा साफ कर लेगा, बेटा गया तो बाप साफ कर लेगा। कितने बड़े ठग कामचोर। उसके साथ साथ देखिए प्रसव वेदना में तड़प रही है और वही इन्हें खाना खिला रही थी, वही जो है मजदूरी करके घास छिल के खाना खिला रही थी और वही प्रसव वेदना में तड़प रही थी। ये नहीं गए दोनों। तो कफन कहानी में बुधिया जो है किस कारण जो है तड़प रही थी? प्रसव वेदना, बच्चा होने वाला था उसे, और जब सुबह देखते हैं तो उसके पेट में बच्चा भी मर चुका होता है। अशोक के फूल निबंध के अनुसार कंदर्प देवता ने अपने तुणीर में किस पुष्प को स्थान दिया था? तो सभी क्वेश्चन 2016 OSSTT हो, 2018, 19 OSSTT, अब तक जो RST हुआ था, सारा का प्लेलिस्ट है। आप देख सकते हैं कि RST OSSTT एग्जाम क्वेश्चन वाला एक चैनल पे प्लेलिस्ट है, वहां पर जाइए, आपको सारा क्वेश्चन का जो है डिस्कशन देख लेंगे आप लोग, ठीक है। तो चलिए, अशोक के फूल निबंध के अनुसार कंदर्प देवता ने अपने तुणीर में किस पुष्प को स्थान दिया था? तो किस पुष्प को स्थान दिया था कंदर्प देवता ने? यहाँ पर अशोक को दिया था। गेंदा, चमेली, गुलाब, अशोक नहीं, उन्होंने 5 पुष्प दिया था, उसमें से अशोक भी एक है। तो डी नंबर जो है करेक्ट आंसर है। बड़दादा किसे बिना जड़ वाले कहते हैं? तत्सत कहानी के आधार पर बताएं। तो बड़दादा जो है बिना जड़ वाले किसको कहते हैं? जो उनकी छाया में बैठे थे और छाया में बैठने के बाद जो है कहाँ चले, वो शिकार करने उठकर चले गए, तो उन्हें कहते हैं, यानी आदमी को कहते हैं कि ये जो है बिना जड़ वाले प्राणी हैं, आदमी को कहते हैं बड़दादा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आषाढ़ का एक दिन, अच्छा पहला दिन, अच्छा देखते हैं क्वेश्चन। आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, अच्छा ये डायलॉग दिया है एक, ठीक है। वो आकर बोलती है अपने माँ से कि आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ। मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन नाटक के आधार पर बताएं कि यह वाक्य किसने किससे कहा? तो यह वाक्य माँ, बेटी बोलती है किससे? माँ से बोलती है। तो वहां पर जो पात्र है बेटी, उसका नाम क्या है? मल्लिका है, और माँ का नाम क्या है? अंबिका है, ठीक है। तो इसके अनुसार उत्तर क्या होगा? सी नंबर सही होगा कि मल्लिका ने अंबिका से कहा। बेटी अगर बोलती है पहला दिन, वहीं से जो है नाटक का प्रारंभ होता है। फिर उसके बाद कालिदास की एंट्री होती है हिरण शावक को लेकर, उसके पीछे जो है दंतुल की एंट्री होती है, फिर जो है नाटक वहां से आगे बढ़ता है। तो यहीं से शुरुआत होती है कि मल्लिका आकर अंबिका से कहती है, यानी बेटी, मल्लिका जो है बेटी, वो आकर अंबिका से कहती है आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ,
यहाँ से जो है शुरुआत होती है नाटक की। निम्नलिखित रचना और उसके रचनाकार वाले सही जोड़े की पहचान कीजिए। हाँ, सही जोड़ा कौन सा है? रचना और रचनाकार का जोड़ा दिया है, तो कफन नहीं, जयशंकर प्रसाद तो नहीं होगा। आकाशदीप उसका प्रेमदा जो है नहीं है। पत्नी जैनिद ये सही है। चीफ की दावत नहीं, तो सी नंबर जो है करेक्ट है कि पत्नी जनेंद्र कुमार ये जो है करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। भगवती चरण वर्मा की प्रायश्चित कहानी के अनुसार बिल्ली की हत्या से मुक्ति के लिए पंडित जी ने कौन सा मार्ग बताया? कि अब बिल्ली की हत्या हो गई है, किससे? रामू की बहू से, रामू की वाइफ से। अब इससे मुक्ति पाने के लिए जो पंडित जी बुलाए जाते हैं वो क्या बताते हैं कि इससे जो है मुक्ति कैसे पाएंगे? देखते हैं। एक नंबर ए 70 ए कि एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवाना, बिल्कुल सटीक। बहू द्वारा गंगा स्नान, ये नहीं है। 21 दिनों तक बहू का व्रत उपवास नहीं, हो तो बोलते खाना खाने के लिए 21 दिनों तक। बहू का अपने हाथों महीने भर गरीबों को, नहीं ये भी नहीं। तो ए नंबर जो है इसका सही जवाब है, जो प्रायश्चित कहानी के आधार पर आप लोग पढ़े होंगे उसके आधार पर ये सही जवाब है। जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार कहानी के प्रारंभ में कोसल राज्य में कौन सा उत्सव मनाया जा रहा था? जयशंकर प्रसाद पुरस्कार कहानी, तो पुरस्कार कहानी में अगर कोसाल राज्य देखते हैं वहां पर कृषि महोत्सव होता है, जिस महोत्सव में राजा को एक दिन के लिए किसान बनना पड़ता है, हल जोतना पड़ता है, बीज बोना पड़ता है, बीज डालना पड़ता है, ये सारा चीज राजा करते हैं। किसी किसान के जमीन को लिया जाता है, फिर उसकी चौगुना कीमत दी जाती है, आदि आदि आपने पढ़ा होगा। तो जयशंकर प्रसाद पुरस्कार कहानी के प्रारंभ में कोसाल राज्य में क्या चल रहा था? कृषि महोत्सव। वहीं तो अरुण आया था जहां मधुलिका से उसकी मधुलिका को देखता है, पहली मुलाकात नहीं होती, मधुलिका को सिर्फ देखता है, ठीक है, और देखते ही देखते दिल फिसलता है। बाकी पहली मुलाकात जो है मधुक वृक्ष के नीचे हुई थी, ठीक है। एक क्वेश्चन आ सकते हैं कि अरुण, अगर दो क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर, अरुण ने मधुलिका को पहली बार कहाँ देखा? एक कृषि महोत्सव में देखा। अगर क्वेश्चन आएगा अरुण की मुलाकात मधुलिका से कहाँ हुई, फिर कृषि महोत्सव में नहीं है। मुलाकात का मतलब एक दूसरे को देखना, देखना मतलब सिर्फ अरुण ने मधुलिका को देखा वो पहली बार कृषि महोत्सव में, लेकिन मुलाकात जो हुई वो मधुक वृक्ष के नीचे, जिस समय वो अपना खेत जग रही थी, ये जो है यहाँ से निकला तो वहां जो है उसकी मुलाकात होती है। चलिए 72 आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अपने क्रोध निबंध में क्रोध को किस प्रकार का मनोविकार कहा? तो क्रोध जो है किस प्रकार का मनोविकार है? दूसरों को शांति देने वाला, मन को शांति देने वाला, शांति भंग करने वाला, सी नंबर सही जवाब। वैर को नष्ट करने वाला नहीं, सी नंबर। क्रोध जो है एक शांति भंग करने वाला मनोविकार है। चीफ की दावत कहानी में नायक सामनाथ ने किस उद्देश्य से अपने घर पर चीफ की दावत रखा था? नौकरी में उच्च पद पाने के लिए, अपने बेटे का जन्मदिन मनाने के लिए, अपनी पदोन्नति का जश्न मनाने के लिए, अपनी माँ को चीफ से मिलाने के लिए। तो बिल्कुल नहीं, माँ को छुपा रहा था। तो नौकरी में उच्च पद मिले, उसकी तरक्की हो नौकरी में, इसलिए रखा था। तो ए नंबर सही जवाब है। ठीक है, जो भी जब क्लास जो है क्लास चलता है, लाइव क्लास, जैसे जिस समय भी RST नोटिफिकेशन हो या फिर OSSTT हो, तो क्लास पे जो है सारा टॉपिक डिस्कशन किया जाता है। ओके, व्याकरण हो, अनुवाद हो, आपका कंटेंट हो, सारा चीज़ A to Z जितना हिंदी का सिलेबस है सारा चीज़ होता है। और उसके साथ साथ मॉक भी आपको मिलता है, मॉक टेस्ट मिलता है। तो जुड़ना चाहते हैं, जो शुरुआत पे आपको स्क्रीन पे जब वीडियो ऑन किए होंगे नंबर दिखा होगा, उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो है लाइव क्लास से जुड़ सकते हैं। दुकानदार अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए दुकान के साइन बोर्ड पर निम्नलिखित कौन सा वाक्य लिखवाते थे? ये कहाँ? गर्मियों के दिन कमलेश्वर, हाँ लिखा हुआ है, देखिए, कमलेश्वर की गर्मियों के दिन कहानी के आधार पर बताएं कि कौन सा वाक्य लिखाते थे ग्राहकों को आकृष्ट करने के लिए। अच्छा, देखते हैं। सबसे सस्ते और मजबूत माल यहाँ खरीदें, ऐसा तो वो नहीं लिखते थे कि सबसे सस्ते और मजबूत माल यहाँ खरीदें, लिखते थे? नहीं लिखते थे। मिलावट साबित करने वाले को 100 रुपये नगद इनाम, ये लिखते थे। सी नंबर देखते हैं। उधार मांगने वाले के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, ऐसा भी नहीं लिखते थे। आज उधार लें कल पैसा दे दें, क्यों भाई उधार दें तुम्हें? तो बी नंबर सही है कि मिलावट साबित करने वालों को 100 रुपये का इनाम, ऐसा जो है लिखते थे। वहाँ गर्मियों के दिन कहानी में आप लोग पढ़े होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रेमचंद की
पुष्प की रात कहानी के संदर्भ में गलत है। प्रेमचंद की पुष्प की रात कहानी के संदर्भ, अच्छा देखते हैं कौन सा गलत है। मुन्नी ने कंबल खरीदने के लिए कुल 3 रुपये बचा कर रखा था, ये सही है। हल्कू के साथ उसका पालतू कुत्ता जबरा खेत गया था, ये भी सही है। पुष्प की ठंडी रात में मुन्नी खेत की रखवाली करने गई थी, ये गलत है, हल्कू गया था। डी नंबर है, हल्कू के खेत को नील गायों के झुंड ने नष्ट कर दिया, ये भी सही है। तो सी नंबर इसका जो है सटीक उत्तर है, क्योंकि यहां पर प्रश्न क्या है न, पुष्प की रात कहानी के संदर्भ में कौन सा गलत है, तो सी नंबर गलत है क्योंकि हल्कू गया था, यहां पर मुन्नी दिया हुआ है। लक्ष्मी नारायण मिश्र के सिंदूर की होली के आधार पर बताएं कि पिता की इच्छा के विरुद्ध चंद्रकला मरणासन रजनीकांत के हाथों से अपना मांग भरवाकर निम्नलिखित किस चीज का विरोध करती है। पिता की इच्छा नहीं थी और वो बेचारा अस्पताल में पड़ा हुआ था, पिटा हुआ, और उससे जाकर जो है वो हालत में नहीं था, अपने होश हवास पे नहीं था, और उसके हाथ से सिंदूर भर लेना, ये जो परंपरागत विवाह था उस चीज का विरोध करती है। उस चीज को विधवा विवाह, परंपरागत विवाह, उस चीज को जो है वहां पर विरोध करती है, वो जाकर उसके हाथ से सिंदूर भर लेती है। अच्छा, जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक की मुख्य कथा वस्तु कौन सी है। चंद्रगुप्त नाटक की मुख्य कथा वस्तु देखते हैं कि नंद वंश द्वारा विदेशी आक्रमणकारियों से भारत की रक्षा की कथा है, गाथा है। नहीं, नंद वंश आक्रमणकारियों से रक्षा नहीं कर सके, नंद जो है खुद जो है बदमाश था, ठीक है। अच्छा, बी नंबर देखते हैं, चाणक्य और चंद्रगुप्त द्वारा नंद वंश का नाश और सिकंदर के आक्रमण से भारत की रक्षा, बी नंबर सटीक उत्तर है। फिर भी सी देख लेते हैं, चंद्रगुप्त मालविका तथा कर्नोलिया के बीच के त्रिकोण प्रेम का वर्णन, नहीं, मालविका कहाँ, मालविका नहीं आई थी इसके प्रेम में, चंद्रगुप्त और कर्नोलिया का था, मालविका बिल्कुल नहीं थी, ठीक है। मालविका तो अपना जान इच्छावर कर देती है चंद्रगुप्त के लिए, ठीक है, खुद मर जाती है। हाँ, आचार्य चाणक्य की कुटिल बुद्धि का जयगान, ऐसा भी नहीं है, तो बी नंबर जो है इसका सटीक उत्तर है। महादेवी वर्मा रचित गौरा संस्मरण की वछिया गौरा के शारीरिक वर्णन से जुड़ा कौन सा कथन गलत है। कि महादेवी वर्मा का जो संस्मरण है गौरा, उससे जुड़ा कौन सा कथन गलत हो सकता है, उस चीज को यहां पर दिया गया है। उसकी गर्दन लंबी और सुडौल थी, बिल्कुल थी। उसके शरीर का रंग लाल था, नहीं, लाल तो लाल मणि का था, तो बी नंबर ही गलत हुआ। उसके 2 अधखुली पंखुड़ियां जैसे कान थे, ठीक है। उसके छोटे छोटे सींग निकल रहे थे, ये भी सही है, तो बी नंबर जो है ये गलत है कि उसके शरीर का रंग, ये तो गौरा थी, इसके शरीर का रंग गोरा था, तो बी नंबर सही जवाब, क्योंकि दिया है कि कौन सा कथन गलत है, तो गलत बी नंबर पे है। चलो आगे बढ़ते हैं। रजिया रेखाचित्र की रजिया के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो रजिया रेखाचित्र, उसके संबंध में जो है कौन सा कथन सही होगा। रजिया के बेटे का नाम हसन था, बिल्कुल नहीं, रजिया के पति का नाम हसन था। रजिया स्वभाव से झगड़ालू थी, बिल्कुल झगड़ालू नहीं थी, ठीक है, वो चुटकुले मारती थी, ठीक है, हंसने खेलने वाली थी। रजिया पेशे से चूड़ीहरीन थी, ये सही है, सी नंबर। रजिया शहर शहर घूमकर चूड़ी बेचती थी, नहीं, गांव घूमकर बेचती थी, शहर से जो है चूड़ी खरीदती थी, तो उसके अनुसार जो है क्या हो गया ना, सी नंबर सही है कि रजिया पेशे से चूड़ीहरीन थी। अच्छा, संसार में पाप कुछ भी नहीं है, यह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। यह पंक्ति किस रचना की है। कौन सी रचना की है, ये तो चित्रलेखा है। जब पाप क्या है ये खोज में निकलते हैं दोनों शिष्य विशालदेव और श्वेतांग लेकर जो है उनके गुरु जो है छोड़ते हैं, फिर उन्हें पता चलता है, अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं। तो ये भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित चित्रलेखा से है कि संसार में पाप कुछ भी नहीं है, मनुष्य जो है परिस्थिति का दासी है, वो जैसे विषम परिस्थिति आती है जो परिस्थिति उस पर ढलता है, ये सारा चीज जो है चित्रलेखा में है। भोलाराम का जीव में निम्नलिखित किसे आधार बनाकर लेखक ने वर्तमान के शासन तंत्र में फैले भ्रष्टाचार को दिखाया है। भोलाराम के जीव में किसे आधार बनाकर लेखक ने भ्रष्टाचार को दिखाया है वहां पर, ऐतिहासिक घटना को नहीं, पौराणिक कथा को, बिल्कुल पौराणिक कथा को, क्योंकि वो जो है यमदूत के चंगुल से जीव जो है छुटकर चला जाता है, फिर नारद मुनि आते हैं, डिस्कशन होता है, फिर यहाँ पर आते हैं, ये पौराणिक कथा है। तो भोलाराम के जीव में पौराणिक कथा को आधार बनाकर लेखक ने वर्तमान शासन तंत्र में फैले भ्रष्टाचार को जो है दिखाया है। बिहारी के दोहे की विशेषता के बारे में कौन सी बात सही है। जो बिहारी की दोहे की विशेषता थी, सागर में गागर नहीं, घड़े में पानी, ऐसा नहीं, गागर में सागर के कम
लेख में बहुत बड़ी चीज को जो है वर्णन कर देते थे बिहारी, तो वह है गागर में सागर, ये जो है उसके अनुसार सही है। नागार्जुन की बहुत दिनों के बाद कविता में कवि बहुत दिनों के बाद कहाँ लौटते हैं? अपने कमरे में, अपने गांव में। यही सटीक उत्तर है कि अपने गांव में लौटते हैं। बहुत दिनों बाद देखी मैंने पकी सुनहेली फसलों की मुस्कान, तो अपने गांव में लौटते हैं। ठीक है, तो बी नंबर के अपने गांव में। नागार्जुन ने बहुत दिनों के बाद कविता में कवि बहुत दिनों के बाद कहाँ लौटते हैं? अपने गांव लौटते हैं। बी नंबर सटीक उत्तर। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काकू लगू पाऊं, बलिहरि गुरु। अब आ गया आपका बहुत दिनों के बाद, ये जो है यहाँ से पोएट्री 25 था, 76 से आपका शुरू हो गया है। तो गुरु गोविंद दोऊ खड़े काकू लगू पाए, बलिहरि गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। प्रस्तुत दोहा किसके द्वारा लिखा गया है? सिंपल प्रश्न था ये। कबीरदास का 10 दोहा आप पढ़ रहे हो जो आपके सिलेबस के अंतर्गत है, तो ये गुरु गोविंद दोऊ खड़े वही एक दोहा है जो कबीरदास का है। सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत में श्री कृष्ण का संदेश लेकर गोपिकाओं के पास कौन जाते हैं? तो गोपिकाओं के पास उद्धव आते हैं। उद्धव आने के बाद गोपिकाओं को समझाते हैं ऐसा वैसा वैसा, लेकिन गोपिकाएं समझने को बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं। पानी केरा बुदबुदा उस मानुस की जात, देखते ही छिप जाएगा च्यूतारा प्रभात। तो यहाँ पर जो है प्रस्तुत दोहे में मनुष्य के जीवन को किसके साथ तुलना की गई है? तो सुबह के तारे के साथ तुलना की गई है। ओके, प्रस्तुत दोहे में सुबह, इसका आंसर यही दिया था, लेकिन पानी केरा बुदबुदा उस मानुस की जात, देखते ही छुप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। यहाँ पानी का बबूला होगा कि जैसे इसका जो है गारंटी नहीं है, और दोनों चीज है, और उसके साथ जैसे प्रभात होते ही तारे गायब होते हैं, दोनों चीज था यहाँ। लेकिन यहाँ पर जो इसका आंसर दिया था वो इसका उत्तर दिया था कि बी नंबर यानी सुबह के तारे के साथ दिया था। पथ की पहचान कविता कवि बच्चन द्वारा लिखी गई है। कवि का पूरा नाम क्या है? हरिवंश राय बच्चन है। हाँ, ये तो बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी के जो हैं पिताजी हैं, ये भी पूछने वाली बात थी। तो 87 ए होगा, हरिवंश राय। पथ की पहचान कविता बच्चन द्वारा लिखी गई है, उनका पूरा नाम था हरिवंश राय बच्चन। एक दोहे में कितनी पंक्तियां होती है? तो इसका नाम तो है दोहा, तो दोहा मतलब दो ही होंगे। एक दोहे में कितनी पंक्तियां होती है? 2। ठीक है, सिंपल। अच्छा, तुलसीदास का केवट प्रसंग निम्नलिखित किस रचना से लिया गया है? जो केवट प्रसंग है तुलसीदास का, ठीक है, किससे लिया गया है केवट प्रसंग? तो रामचरितमानस से। ठीक है, केवट प्रसंग जो है रामचरितमानस, डी नंबर जो है सही जवाब है। जयशंकर प्रसाद की भारतवर्ष कविता में किसका गुणगान किया गया है? भारतवर्ष कविता में भारतीयों का, भारत का, एक्चुअली भारत का गुणगान किया गया है, उसके साथ साथ भारतीयों का भी किया गया है। लेकिन जहां दोनों ऑप्शन हो, जैसे यहां पर दोनों ऑप्शन है, अगर भारत का नहीं होता फिर भारतीयों का आप टिक कर सकते थे। सबसे पहले भारत का, वहां पर भारत के विषय में बहुत कुछ कि ऐसे थे वैसे थे, भारतवासी के बारे में, लेकिन इसका उत्तर जो आया था वो भारत का ही आया था। लेकिन वहां पर देखना, आप पढ़ना, जयशंकर प्रसाद का भारतवर्ष कविता जो है भारत के साथ भारतीयों का भी गुणगान किया गया है। तो इसका उत्तर वही था बी, कि भारत का जो है गुणगान किया गया है। जानते हैं युद्ध का परिणाम अंतिम जो है ध्वंस है, सत्य ही तो कोटि का वध 5 के सुख के लिए। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित एक कुरुक्षेत्र काव्य से जो है लिया गया है। प्रस्तुत अंतिम पंक्ति का 5 शब्द किसके लिए जो है प्रयुक्त हुआ है? 5 के लिए। तो 5 कौन थे? पांडव थे। ठीक है, उनके लिए जो है प्रयुक्त हुआ है। बी नंबर जो है इसका सटीक उत्तर है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने संध्या सुंदरी कविता में संध्या को किसके साथ तुलना की है? एक परी के, बिल्कुल ये परी ही करेक्ट है। अप्सरा नदी पानी नहीं, परी ही, वो सुंदर परी सी धीरे धीरे अंबर पथ से चली आ रही थी धीरे धीरे। ओके, तो परी के साथ जो है तुलना की है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा काव्य की यशोधरा कौन थी? यशोधरा काव्य की यशोधरा, अच्छा, गौतम बुद्ध की माँ? बिल्कुल नहीं। गौतम बुद्ध की बहन नहीं, गौतम बुद्ध की बेटी, गौतम बुद्ध की पत्नी। डी नंबर जो है गौतम बुद्ध की पत्नी थी मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा काव्य की यशोधरा। कवि सुमित्रानंदन पंत की प्रथम रश्मि कविता में किसे
प्रथम रश्मि कहा गया है। हाँ, जो सुमित्रानंद पंत द्वारा लिखित प्रथम रश्मि कविता है, तो उसमें किसे प्रथम रश्मि कहा गया? बिजली की चमक को? नहीं। चांद की चांदनी को? ये भी नहीं, वो तो अंधेरी रात थी। सूर्य की प्रथम किरण, सी नंबर। अच्छा, जुगनू के उजाले को नहीं, द्वार पर जो है प्रहरी के समान दे रहे थे, लेकिन इसे नहीं कहा गया है। डी नंबर, सूर्य के प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना? तो प्रथम रश्मि जो सूरज की प्रथम किरण को वहां पर कहा गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की तोड़ती पत्थर कविता की मजदूरनी कहां पर पत्थर तोड़ रही थी? तो पत्थर तोड़ते हुए इलाहाबाद के पथ पर देखा मैंने उसे, इलाहाबाद के पथ पर वो तोड़ती पत्थर। तो बी नंबर जो है इसका सटीक उत्तर है, इलाहाबाद के पथ पर जो है देखते हैं कि पत्थर तोड़ रही है। जुगनू कविता में कैसे वातावरण का वर्णन किया गया है? जुगनू कविता में कैसे वातावरण का वर्णन किया गया है? कि मुसलधार बारिश वाली रात? नहीं, मुसलधार बारिश वाली रात का वर्णन नहीं हुआ। पूनम की चांदनी वाली रात? ये भी नहीं है। तूफानी काली अंधेरी रात, ये सही जवाब है कि तूफानी रात थी, हाँ, जो उखड़ पुखड़ कर जड़ समेत गिर पड़े जैसे विपटवर, ये सारा चीज। तो तूफानी काली अंधेरी रात, उसके साफ और चमकीली रात, ये भी नहीं है। सी नंबर, तूफानी और काली अंधेरी रात। सूरदास की पंक्ति मैया मोई दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल के लीनो तू जसोमती कब जायो, हाँ, में कौन किसे दाऊ कहकर बुलाते हैं? तो दाऊ कौन कहकर किसे बुलाते हैं? श्री कृष्ण दाऊ कहकर बुलाते हैं किसे? अपने बड़े भाई बलराम को, कि मैया मोई दाऊ बहुत चिड़ रही है, माँ मुझे दाऊ बहुत चिढ़ा रहा, मुझे बोल रहा है मोल के लीनो तू जसोमती कब जायो। कहा कही इसके मारे खेलन हो नहीं जात, पुनः पुनः कहत कौन है माता कौन है तुम्हारे तात, तू मोही को मारन सीखे, वो सारा वो जो पूरा पद है। ओके, अच्छा, पद कमल धोई चढ़ाई नाव नानाथ उतराई चाहूं, मोही राम राउरी आन दशरथ सपद सब सांची का हो। कि मैं जो है पैर धोकर ही मैं जो है तुम्हें नाव पर चढ़ाऊंगा। मोही राम की वहां पर जो है बोलता है आन दशरथ की शपथ लेता है। तो प्रस्तुत पंक्ति किस रचना से ली गई है? किस रचना से? वेरी सिंपल है, ये जो है केवट प्रसंग, तुलसीदास द्वारा रचित केवट प्रसंग से ली गई है। भ्रमर गीत कविता का नाम भ्रमर गीत पढ़ने का क्या कारण है? कि इस कविता का नाम जो है भ्रमर गीत क्यों है? ये भ्रमर के जीवन पर लिखी गई है? बिल्कुल नहीं। इसमें भ्रमर के बहाने गोपिकाएं उद्धव पर अपना व्यंग बाण चलाती हैं, यह सही जवाब है कि गोपिकाएं व्यंग बाण चलाते हैं उद्धव। इसमें भ्रमर और गोपिकाओं के बीच प्रेम का वर्णन होता है? नहीं, उद्धव पर जो है व्यंग करते हैं। इसमें श्री कृष्ण भ्रमर के जरिए गोपिकाओं को संदेश भेजते हैं? नहीं, वो तो उद्धव के जरिए उद्धव को भेजे थे, जाकर देख कर आओ क्या हाल है। तो बी नंबर जो है इसका सटीक उत्तर है। केदारनाथ सिंह की कविता अकाल में डूब के आधार पर बताएं, केदारनाथ सिंह की कविता जो है अकाल में डूब, उसके आधार पर बताएं कि भयानक सूखे के कारण कौन किसे छोड़कर चले गए हैं? अकाल में डूब, घरों को छोड़कर औरतें? नहीं। गौशाले को छोड़कर जो है गायें? ये भी नहीं। बिलों को छोड़कर चींटे चींटियां? ये सही जवाब है। छत्ते को छोड़कर मधुमक्खियां? नहीं। सी नंबर सही जवाब है कि बिलों को छोड़कर जो है चींटे चींटियां जो हैं चली गई हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ताज कविता के रचयिता कौन है? ताज कविता के सुमित्रानंदन पंत हैं, ठीक है। तो बी नंबर सही जवाब, ताज कविता के रचयिता। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी के आधार पर बताएं कि झांसी की रानी के विधवा होने पर किसने उनका राज्य हड़प करने का प्रयास किया? जिस समय रानी विधवा होती है, ठीक है, डलहौजी। तो यहां पर जो है डी नंबर करेक्ट आंसर है। लॉर्ड डलहौजी ने उनका जो है राज्य हड़पने का प्रयास करता है, फिर जो है लड़ाई होती है उस पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाई, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। बिहारी के इस दोहे के पहले चरण में आए शब्द कनक और कनक का क्या अर्थ है? कनक कनकते सौगुनी, अच्छा, पहले कनक का अर्थ क्या है और दूसरे कनक का अर्थ क्या है, ये पूछा गया है। तो यहां पर पहले कनक का अर्थ जो है सोना है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाई, एक कनक दूसरे कनक से सौगुनी, पहला वाला जो है सोना है, दूसरे वाला जो है धतूरा है। इस चीज को याद रखना, पहले वाला जो है सोना है, तो सोना और धतूरा, एक कनक दूसरे कनक से जो है सौगुनी मादकता अधिकाई। कहट न तत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत नैनो ही नैनो से बात। प्रस्तुत दोहे में किनके बीच
आंख आंख में बातचीत हो रही है, इस चीज को बताया गया है। तो नायक नायिका कई बच्चे यहां पर कर देते हैं, राधा कृष्ण कर देते हैं, कई बच्चे गोपिकाएं और कृष्ण कर देते हैं। तो यहां पर कुछ ऐसा बात नहीं लिखा गया कि गोपिकाएं का बात, राधा का बात, कृष्ण की बात नहीं, यहां पर भरे बौन में करे नैनो ही नैनो से बात। तो ये जो है नायक और नायिका इसका सही उत्तर है, सटीक उत्तर। आगे चलते हैं। सूरदास द्वारा रचित बाल लीला वर्णन के अनुसार, सूरदास रचित बाल लीला वर्णन के अनुसार माता यशोदा हरि को पालने में सुलाने के लिए कौन सा प्रयास नहीं करती हैं? यशोमती हरि पालने सुलावे, तो पालने में सुलाने के लिए बहुत सारा प्रयास करती हैं। तो यहां पर जो लिखा गया है कि कौन सा प्रयास नहीं करते हैं, देखिए हलरावे बिल्कुल पालन को जो है हिलाती रहती हैं, दुलरावे ये भी करती हैं, ठीक है, दुलारती हैं उन्हें, मतलब गिल्हा करीबा जिसे बोलते हैं। चिल्लावे नहीं, चिल्लाती नहीं है, वो तो जो साइड से गुजरती हैं जो स्त्रियां उन्हें बोलती हैं सहन करी इशारे, उन्हें सहन करके यानी इशारा करके बताती हैं कि चुप हो जाओ, तो ये खुद कैसे चिल्लाएंगे? हाँ, जो ही सोई कछु गाओ, जो सो कुछ भी लोरी अपने मन में जो आता है गा देते, मेरे लाल को आओ निंदरिया तू काहे ना बेगी से आए तू कान्हा बुलावे, ये सारा चीज जो है करती हैं। लेकिन यहां पर जो है दिया गया है चिल्लावे, चिल्लाती बिल्कुल नहीं है। तो सी नंबर जो है सटीक उत्तर है। तुलसीदास द्वारा रचित भरत महिमा में अपने बड़े भाई श्री राम के प्रति भरत का किस प्रकार की भक्ति को दिखाया गया है? कि भरत का जो है श्री राम के प्रति जो है किस प्रकार की भक्ति थी? अंध भक्ति बिल्कुल नहीं, वात्सल्य भक्ति के बच्चे थे वात्सल्य भक्ति करें, हाँ, भ्रातृ भक्ति बिल्कुल ये सही है कि भ्रातृ भक्ति जो भाई थे उनके प्रति जो भक्ति भावना है उसे दिखाई गई है। तो यहां पर जो है सी नंबर इसका सटीक उत्तर है। रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर कितने होंगे? 2 होंगे, ठीक है, सरल और यौगिक। तो रचना के आधार पर जो है यहाँ पर मूल क्रिया यौगिक क्रिया, तो रचना के आधार पर जो है यहाँ पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का सही उदाहरण है? सकर्मक क्रिया का कौन सा सही उदाहरण? सकर्मक क्रिया, शेर तेज भागता है, यहां पर क्रिया क्या है? न भागना, भागना क्रिया जो है अकर्मक क्रिया। इसका बहुत सिंपल ट्रिक है, मैं आपको लाइव क्लास में बताया हूं, जो भी बच्चे इस वीडियो देखते होंगे लाइव क्लास से जुड़े होंगे, ठीक है, आप कोई भी डाउट नहीं रहेगा। लाइव क्लास से जुड़ने के बाद आप देखना ग्रामर का एक एक पार्ट, बिल्कुल एक एक चीज, हिंदी ध्वनिया से लेकर अनुवाद तक एक एक चीज, कंटेंट, सारा चीज जो है आपको डिस्कशन किया जाएगा क्लास पे। उसके साथ साथ आप लोगों को ऑल पीडीएफ नोट्स सारा मिलेगा, कुछ हैंडमेड नोट्स मिलेगा, उसके साथ साथ क्वेश्चन मॉक टेस्ट के लिए दिया जाएगा, आप मॉक देंगे, जैसे लाइव देना है आपको ऐसे मॉक देंगे, सारा चीज़ मिलेगा। जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के स्टार्टिंग पे जो है व्हाट्सअप नंबर था, तो वहाँ जो है व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं, जो नोटिफिकेशन आए उसके हिसाब से जो है क्लास हिंदी का चलता है। चलो, निम्नलिखित वाक्य सकर्मक क्रिया का सही उदाहरण है, कौन सा वाक्य? अच्छा, शेर तेज भागता है, यहाँ पर क्रिया क्या है? भागना। तो भागना जो है वो सकर्मक क्रिया नहीं है, अकर्मक। इसका सिंपल ट्रिक है बिल्कुल। सुरेश पत्र लिखता है, हाँ, यहां पर लिखना ये सकर्मक है, हो गया बी नंबर। फिर भी सी देखते हैं। बालक तैरता है, तैरता भी तैरना भी अकर्मक क्रिया। छात्र हंसता है, यहां पर हंसना भी अकर्मक क्रिया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? कौन सा शब्द में जो है प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? ठीक है, प्रत्यय यानी बाद में, उपसर्ग पहले। तो निम्नलिखित किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग जो है नहीं हुआ है? रटंत अंत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, धड़ंत इसमें भी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, भिड़ंत इसमें भी हुआ है, वसंत ये एक शब्द है, इसमें कोई प्रत्यय जुड़ा नहीं है। तो 109 ये जो है डी नंबर जो है इसका सटीक उत्तर है, ठीक है। चलो, गोबर गणेश इस मुहावरे का अर्थ क्या है? मूर्ख। गोबर गणेश इस मुहावरे का अर्थ क्या है? मूर्ख के लिए इससे जो इस मुहावरे का प्रयोग होता है कि गोबर गणेश यानी मूर्ख। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, मेघ का पर्यायवाची नहीं है। अंबुज ये तो मेघ का पर्यायवाची नहीं है, पयोध ये पर्यायवाची है, वारिद ये पर्यायवाची है, और घन ये भी पर्यायवाची है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मेघ का पर्यायवाची नहीं है? अंबुज जो है मेघ का पर्यायवाची नहीं है, पद में है, वो मेघ का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है?
4 वाक्य दिए गए हैं, उसमें से कौन सा वर्तमान काल का है उसे चयन करने को यहां पर पूछा है। मैंने पत्र लिखा था, ये भूतकाल पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत। फिर भूतकाल के जो है 6 कैटेगरी है, वो अलग चीज, ये तो भूतकाल में आ गया। मैंने पत्र लिखा था, ने का प्रयोग होता है, वो सकर्मक क्रिया होती है, ये चीज है, तो ये नंबर नहीं होगा। अच्छा, मैं रोज अखबार पढ़ता हूं, देखिए ये वाक्य है, ठीक है। सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत फिर भेद है, अलग है। तो ये वर्तमान काल में जो हमेशा होता है सामान्य वर्तमान। राधिका कल दिल्ली जाएगी, आने वाला समय है तो फ्यूचर हो गया। वह पढ़े तो पास हो जाए, ये भी आगे चला गया। तो बी नंबर जो है, मैं रोज अखबार पढ़ता हूं, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। निम्नलिखित कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? 4 शब्द दिए गए हैं, कौन सा, सॉरी एक ही शब्द ऐतिहासिक है, लेकिन उसे उलट फेर करके लिखा गया है। तो वर्तनी के दृष्टि से देखते हैं, ऐतिहासिक, ये नंबर सही है, ठीक है। ऐतिहासिक तो में छोटी ई। अच्छा, निम्नलिखित कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? बिल्कुल ए नंबर ऐतिहासिक ही सही है। बी नंबर ऐतिहासिक हो गया है, ये गलत है। सी नंबर ऐतिहासिक तो में बड़ी ई है, ये गलत है। डी नंबर ऐतिहासिक 100 में बड़ी, ये गलत। तो ए नंबर सही है, ऐतिहासिक का जो स्पेलिंग है वो ए नंबर है, तो ए नंबर इसका सटीक उत्तर है। शेर कहाँ रहता है? जंगल में रहता है। हाँ, अच्छा, प्रस्तुत वाक्य को अर्थ की दृष्टि से किस वाक्य भेद में रखा जाए? अच्छा, अर्थ की दृष्टि से जो है इसको किस वाक्य भेद के अंतर्गत? अच्छा, आज्ञावाचक बिल्कुल नहीं, निषेधात्मक ये भी नहीं, प्रश्नवाचक, हाँ यहां पर प्रश्न चिन्ह भी है, लेकिन हर जगह प्रश्न चिन्ह जो होता है वो प्रश्नवाचक नहीं होता। इस चीज को आपको याद रखना है, क्लास में मैं बहुत बार इस चीज को डिस्कशन किया हूं विथ एग्जाम्पल। तो यहां पर जो है शेर कहाँ रहता है, ये बिल्कुल जो है प्रश्नवाचक के अंतर्गत रहता है। कभी कभी प्रश्न चिन्ह होने पर भी संदेहवाचक के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। उस चीज को मैं काफी बार डिस्कशन किया हूं, जो बच्चे जुड़े हैं वो लोग जानते होंगे। निम्नलिखित कौन से विकल्प में पुल्लिंग और उसके स्त्रीलिंग शब्द का सही जोड़ा दिया गया है? 4 विकल्प है, बाएं तरफ पुल्लिंग शब्द है और दाहिनी ओर जो है उसके संबंधित स्त्रीलिंग शब्द है। तो कौन से विकल्प में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द का सही जोड़ा दिया गया है? कहां पर जो है सही जोड़ा है, बाकी 3 जो है आपको गलत मिलेंगे। तो सही जोड़ा पूछे। अच्छा, लाला ललाई नहीं, लाली दिया है, गलत दिया है। बैल गाय, ये सही है। युवा युवती, ये भी युवी दे दिया है, गलत। विद्वान विदुषी, विद्वानी दे दिया, ये भी गलत है। तो यहां पर बैल गाय बी नंबर सही है। तो कौन सा सही जोड़ा है? बैल गाय, ये वाला जोड़ा जो है सही है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का। पिता ने कहानी सुनाई, इस वाक्य में आए रेखांकित पद के कारक भेद का नाम जो है बोलिए, कि यानी कौन से कारक के अंतर्गत है? अच्छा, पिता ने कहानी सुनाई, तो सिंपल यहां पर अगर हम देखते हैं तो ये जो सुनाई यानी एक क्रिया है, सुनाना, ठीक है। क्रिया का करने वाला को हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। तो पिता ने, और विभक्ति चिन्ह भी देखिए ने का प्रयोग हुआ है, क्रिया को करने वाला जो है वो करता है। तो पिता ने कहानी सुनाई, इस वाक्य में जो है रेखांकित पद है पिता ने, तो पिता ने ये कर्ता कारक के अंतर्गत आएगा। 116, तो बी नंबर जो है करेक्ट आंसर है। ओके, अच्छा, संकल्प शब्द में लगा उपसर्ग है, संकल्प शब्द, इसमें जो है कौन सा उपसर्ग लगा है? सन नहीं, सम उपसर्ग लगा है, बी नंबर। संकल्प शब्द जो है ये सम उपसर्ग जो है इसमें प्रयोग हुआ है। हिंदी में आकृति शब्द का निम्नलिखित कौन से उच्चारित रूप को शुद्ध माना गया है? आकृति, 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 उसके बाद डी नंबर में है आकृति। तो इसका सही रूप जो है हिंदी में आकृति शब्द, इसका अगर हम सही रूप देखते हैं तो ए नंबर होगा। देखिए, कौ में री मात्रा है, ठीक है। तो री जो है, कौ में री मात्रा है, तो हिंदी में मैं कई बार लाइव क्लास में बताया, जो री है उसका उच्चारण इस प्रकार होता है, रौ में छोटी। हम ओडिया में बोलते हैं रू, जैसे ओडिया में बोलते हैं रूसी, ओडिया में बोलते हैं प्रकृति, लेकिन हिंदी में बोलेंगे ऋषि, हिंदी में बोलेंगे कृषि, हिंदी में बोलेंगे प्रकृति, प्रकृति नहीं, वहां पर रू है ओडिया में, हिंदी में री है। तो इसका री का उच्चारण जो होता है इस प्रकार, रौ में छोटी ही। तो यहां पर आकृति, तो कौन सा होगा? ए नंबर सही होगा। समझ पाए आप? आकृति ए नंबर सही होगा कि रौ में छोटी ही मात्रा। तो यहां पर जो है क है तो उसमें रौ मात्रा आया, फिर जो है छोटी हो गई, तो आकृति ए नंबर जो है बिल्कुल सही उत्तर है।
चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विभक्ति चिन्ह नहीं है? तो कौन सा एक विभक्ति चिन्ह नहीं है? के द्वारा, ये तो विभक्ति चिन्ह है। ओके, के लिए ये भी है विभक्ति चिन्ह संप्रदान कारक, पर ये भी विभक्ति चिन्ह अधिकरण कारक। मैं विभक्ति चिन्ह नहीं है। देखिए, मैं दो प्रकार, ए वाला एक मौ में औकार अनुसार, ठीक है। मैं जो है ये दो प्रकार के है, ठीक है, मैं उसे बताता हूं। मैं दो प्रकार है, तो एक मैं जो है मौ में ऐकार अनुसार, तो मैं मौ में ऐकार अनुसार, इस मैं का मतलब होता है जिसे उड़िया में बोलते हो मुंह, जैसे मुंह गौली, ठीक है, मुंह आसीली, मुंह खाउथिली, ए वाला मैं है। और एक विभक्ति चिन्ह मौ में एकार अनुसार होता है, जैसे हम बोलेंगे कि बर्तन में पानी है, तो यहां पर इसका अर्थ देखना रे आता है। तो ए मैं जो है ये विभक्ति चिन्ह है, लेकिन ए मैं जो है ये सर्वनाम है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक विभक्ति चिन्ह नहीं है? ये डी वाला मैं जो है एक विभक्ति चिन्ह नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद करने से क्या होगा? लिखा है पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद। तो पुनर्जन्म ये जो है एक विसर्ग संधि है पुनर्जन्म। तो पुनर प्लस जन्म, पुहा प्लस नर जन्म नहीं, पुनः प्लस जन्म, पुनर्जन्म यानी फिर से जन्म, तो पुनः प्लस जन्म, ये जो है पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद है। सी नंबर सटीक उत्तर है। अब देखते हैं 121। निम्नलिखित कौन सा संज्ञा शब्द एक वचन और बहुवचन में समान रहेगा? नर एक वचन बहुवचन में समान रहेगा, जो मैं लाइव क्लास में आपका जो है जो पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द के नियम बता रहा था, 4 पॉइंट करके 8 नियम, उस नियम को आप लोग याद करना कि नर अकारण पुल्लिंग शब्द एक वचन बहुवचन में सेम रहता है। लड़का आकारण पुल्लिंग शब्द बहुवचन जाते समय ए हो जाता है, ठीक है। पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है, अकारण स्त्रीलिंग शब्द ए होता है। पुस्तक पुस्तकें, आ ए होगा माताएं। तो नर जो है ये पुल्लिंग शब्द है अकारण, ये एक वचन और बहुवचन में जो है सेम रहेगा। ओके, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। मैं आया जयचंद किस संज्ञा भेद के अंतर्गत आएगा? तो देखिए यहां पर अक्सर बच्चे कर देंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कर देंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा का वो नियम है कि जिससे किसी एक के नाम का बोध होता है। मान लीजिए आप बोलेंगे लड़का, तो ये जातिवाचक संज्ञा। आप एक लड़के का नाम लिए कि रोहित, मोहित, सोहित, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप बोले पहाड़, यानी जितने पहाड़ हैं सेम कैटेगरी एक आ गए, तो जातिवाचक संज्ञा। लेकिन आप जिस समय हिमालय बोलते हैं, आज जिस समय अरावली बोलते हैं, आज जिस समय विंध्य बोलते हैं, ये पर्वत जब बोलते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहां पर जयचंद है, तो अक्सर बच्चे इस पे टिक लगा दिए होंगे, तो ये जो है सही नहीं है। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, यानी उसके कैटेगरी का बताया गया कि उस प्रकार के आदमी का। तो इस हिसाब से जो है जातिवाचक संज्ञा। हम जब किसी को गांधी के साथ तुलना में कई बार देता हूं, जैसे एक एग्जाम्पल के बोलते हैं कि किसी का हम नाम बोलें कि वो जो है आज के दौर का गांधी है, तो उस हिसाब से वहां पर गांधी जो है जातिवाचक संज्ञा। तो हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। यहां पर जयचंद जो है कौन सी संज्ञा होगा? नहीं, यहां पर जयचंद जो है जातिवाचक संज्ञा होगा। अगर नाम के साथ, जैसे यहां पर लिखता कि जयचंद ने आम खाया, यहां पर जयचंद ने रोटी खाई, कुछ ऐसा जब यहां होता तो जयचंद हो जाता व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे लिखता कि जयचंद ने चावल खाया, जयचंद ने रोटी खाई, तो यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होता। लेकिन ये हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, उसके कैटेगरी को पूरा बताया गया, तो ये जातिवाचक संज्ञा यानी उस प्रकार के आदमी को। ओके, शिक्षा शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग करने से क्या शब्द बनेगा? शिक्षा शब्द है, उस पे इक प्रत्यय लगाएंगे, क्या बन जाएगा? शैक्षिक बन जाएगा। ओके, तो शैक्षिक कहां पर है? यहां पर देखिए बी नंबर पे जो है शैक्षिक है, ठीक है। शिक्षा शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ, बन गया शैक्षिक। बी नंबर सही है, सी नंबर स्पेलिंग गलत है। सी नंबर भी शैक्षिक है, लेकिन उसके स्पेलिंग देखिए गलत है, तो बी नंबर जो है सही है। स्पेलिंग के साथ अगर बी नंबर देखते हैं वो सही है, शैक्षिक। ओके, चलो 124। वह पौधों का उन्मूलन करने लगा और दूसरा व्यक्ति जो है उनका रोपण करता गया। वाक्य में आए रेखांकित शब्द
एक दूसरे के कौन से शब्द हैं, यानी उन्मूलन और रोपण है, ये जो है एक दूसरे के कौन से शब्द हैं, उन्मूलन और रोप। उन्मूलन यानी उसको उखाड़ना, रोपण फिर से लगाना, तो एक दूसरे के उसको उखाड़ना फिर जो है लगाना, ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विलोम शब्द होंगे। तो वाक्य में आए उन्मूलन और रोपण शब्द जो है ये विलोमार्थी शब्द है, कि उसको निकालना फिर उसको लगाना। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित किस एक को छोड़कर रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं। तो वाक्य के अगर हम 3 भेद देखते हैं, वो सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य एक उद्देश्य एक विधेय, मिश्र वाक्य जो आश्रित होता है, और संयुक्त वाक्य एक दूसरे से कनेक्शन है और का प्रयोग करके होता है। तो उपवाक्य जो है ये रचना की दृष्टि से वाक्य नहीं है। ठीक है, किस निम्नलिखित किस एक को छोड़कर रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं। तो उपवाक्य नहीं है, बाकी सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है और संयुक्त वाक्य है। जब समस्त यानी समास पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाते हैं तो उसे कहते हैं, समस्त पद है उसे अगर हम अलग अलग करके लिखेंगे तो उसे क्या कहेंगे, विग्रह बोलेंगे। तो बी नंबर के समास विग्रह है, मिलके बन गया क्या, समस्त पद यानी समास बन गया। ठीक है, बी नंबर। अच्छा, निम्नलिखित कौन से वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है, कौन से वाक्य में जो है प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है। देखते हैं कि हम रोज यहाँ आते हैं, इसमें नहीं हुआ है। पिताजी दफ्तर गए, इसमें भी नहीं हुआ है। वह ऊंचा उड़ता है, इसमें भी नहीं हुआ। माँ बच्चे को दूध पिलाती है। पीना, पिलाना, पिलवाना। पीना जो है क्रिया है, पिलाना प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और पिलवाना द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता जो है, जैसे यहां पर मां जो है कर्ता है, ये यहां पर जो है प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। यहीं अगर हम बोलते कि मां आया से बच्चे को दूध पिलवाती है, कर्ता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेकर और किसी को प्रेरित करता है उस चीज में भाग लेने के लिए, जहां द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो मां बच्चे को दूध पिलाती है, पिलाना जो प्रेरणार्थक क्रिया है। ओके, तो डी नंबर है इसका सटीक उत्तर। आगे बढ़े 128। हिंदी में ब्रह्म शब्द का शुद्ध उच्चारण निम्न किस प्रकार होगा। ब्रह्म शब्द ब में जो है रॉ हो हल मो, यानी बी नंबर। ठीक है, हो के साथ मो, तो पहला जो है उसके साथ जो है हल चिन्ह आएगा। हो के साथ मो होने से यहाँ देखिए ब्रह्म शब्द जो लिखा है, देखिए हो के साथ मो मिला है, तो यहाँ पर पहला हो के साथ मो। तो पहले जब भी हम संयुक्त बनाते हैं किसी भी चीज को, जब संयुक्त बनाते हैं पहले वाले पे हल मात्रा, जिस पे हल होगा वो आधा हो जाएगा और दूसरा वाला जो है पूरा रहेगा। ए दूसरा वाला है, ए पहला वाला, तो ये जो है हो ए आधा होगा। हर संयुक्त पे यही नियम होता है, पहले वाले को जो है आधा बनना पड़ता है। हम लिखे जैसे लिखेंगे, हम सत्ता लिखेंगे, ठीक है, तो 100 होगा, फुल रहेगा तो पे तो पहला वाला तो जो है आधा हो जाएगा। तो हर पहले वाले चीज को जो है जो संयुक्त बनता है, हल मात्रा होता है, उसको आगे जो है क्या होना पड़ता है। जैसे हम लिखेंगे वक्त, वक्त लिखते वक्त क्या होगा, क पे तो वो होता है, फिर क पे हम तो करते हैं, तो पहले वाला देखिए क पे हल मात्रा प्लस तो, अगर विस्तारित रूप लिखेंगे वक्त वो क में हल मात्रा प्लस तो क में हल मात्रा था, क आगे जाकर आधा हो गया। तो ऐसे ब्रह्म देखिए हो आधा हुआ है, तो यहां पर ए वाला जो है सही उत्तर है, बी नंबर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। निम्नलिखित किस वाक्य में अनाज का पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है कि अनाज जो है, अनाज के पर्यायवाची शब्द का किसमें प्रयोग हुआ है। इस बार खेत में बहुत फसल लगी है, फसल अनाज का पर्यायवाची नहीं है। किसान खेत में शस्य उगाता है, शस्य जो है ये अनाज का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, शस्य। बाकी देख लेंगे, पंजाब में गेहूं की खेती होती है, खेती भी नहीं है। खाने में मुझे मूंग दाल अच्छी लगती है, तो ये तो खाना ये नहीं, तो बी नंबर सही जवाब है कि किसान खेत में शस्य उगाता है, तो शस्य जो है वो अनाज का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, सिमिलर वर्ड है। शिशु दूध पीकर सो गया, बिल्कुल सो जाना चाहिए। इस सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करने पर होगा। ये सरल वाक्य है कि शिशु दूध पीकर सो गया, ये जो है सरल वाक्य। अब इसको बनाना है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य बनेंगे, शिशु ने दूध पिया और सो गया, ये संयुक्त वाक्य आ गया। अक्सर देखना और होता है इस पे, ओके, अक्सर शिशु दूध पीकर सो गया, ये सरल वाक्य है, तो इसे संयुक्त वाक्य बनाते हैं, ये सही है। जो शिशु दूध पिया वह सो गया, ये
आश्रित हो गए तो मिश्र वाक्य के अंतर्गत ऐसा आ गया कि जो शिशु दूध पिया, शिशु दूध पी रहा है और सो रहा है, ये ऐसा नहीं है। शिशु दूध पीने से पहले सो गए, ये भी नहीं है। तो यहां पर जो है संयुक्त वाक्य देखते हैं, ए नंबर जो है करेक्ट आंसर है। वर्तनी के अनुसार निम्नलिखित कौन सा शब्द अशुद्ध है? यहां पर शुद्ध पहचानना नहीं है, यहां पर जो है अशुद्ध पहचानना है कि वर्तनी के अनुसार कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है। अच्छा, वाल्मीकि नहीं, ये तो ठीक है। तदोपरांत हो गया है, ये गलत है। अच्छा, सदुपदेश ये सही है। ईर्ष्या ये भी सही है। तो बी नंबर जो है तदोपरांत हो गया है, तो ये जो है गलत हो गया है। ठीक है, 131 नंबर, बी नंबर गलत है। तो वहां पर दिया वर्तनी के अनुसार निम्नलिखित कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो अशुद्ध हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कौन सा वाक्य सार्वनामिक विशेषण का एक उदाहरण है? सार्वनामिक विशेषण का, ठीक है, उसका उदाहरण देखना है। सार्वनामिक विशेषण का कौन सा उदाहरण है? अच्छा, उसने सबको कहानी सुनाई। उसने ये सर्वनाम है, सार्वनामिक विशेषण जो है नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित कौन सा वाक्य सार्वनामिक विशेषण का एक उदाहरण है? अच्छा, सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण देते हैं। अच्छा, वह किताब पढ़ रहे, वह जो है एक सर्वनाम है, सार्वनामिक विशेषण नहीं है। वह किताब सबसे अच्छी है। हाँ देखिए, वह किताब सबसे अच्छी है, वह किताब पढ़ रहे हैं। यहां जो है वह के विषय में बोला गया जो सर्वनाम है, लेकिन वह किताब सबसे अच्छी है, यहां पर किताब की विशेषता। तो वह जो है ये देखिए, हमेशा वह सर्वनाम भी है, वह सार्वनामिक विशेषण भी है, लेकिन जिस समय संज्ञा से पहले आकर कोई सर्वनाम संज्ञा की विशेषता को बताता है तो वह सार्वनामिक विशेषण बनता है। तो किताब की विशेषता के वह किताब, यह कलम, तो इस प्रकार जो है तो वह हो गया सार्वनामिक विशेषण। ओके, तो सी नंबर जो है सटीक उत्तर है। बिल्कुल एक एक चीज को आप लोगों को पढ़ाया जाता है लाइव क्लास पे, एक एक चीज क्लियर करके, बिल्कुल छोटा मोटा चीज, हर चीज को, कोई ऐसा चीज जो है छूटता नहीं है कि बच्चे डाउट पे रह जाएं। हर चीज को प्रयास करता हूं मैं, एक एक चीज को आप लोगों को समझाऊं। जो बच्चे लाइव क्लास से जुड़े हो तो जानते होंगे। ओके, काम करना आता नहीं और बहाने सो, इसे कहते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ये कहावत लोकोक्ति आप कई बार आपको भी चिपकाया गया होगा या फिर आप किसी को चिपकाए होंगे कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। प्रस्तुत वाक्य के रेखांकित अंश को क्या कहते हैं? अच्छा, कौन सा? नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये तो कहावत है, लोकोक्ति यानी कहावत। सी नंबर जो है सही जवाब है, बिल्कुल सटीक उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय का सही समास विग्रह है? कि पुस्तकालय एक शब्द है जो समस्त पद है, समास है, उसके लिए कौन सा सही है? पुस्तक प्लस लय नहीं, पुस्तकों के लिए आलय, ये सही है। पुस्तकों के लिए आलय यानी पुस्तक रखने के लिए आलय जो घर है, तो पुस्तकों के लिए संप्रदान तत्पुरुष समास है। ओके, तो बी नंबर जो है इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं। हिंदी में निम्नलिखित 4 शब्दों में से कौन से शब्द का उच्चारण शुद्ध है? अच्छा, विकल्प में बाई और हिंदी शब्द दाई और उसका उच्चारित रूप दिया गया है। अच्छा, पूछा क्या है? हिंदी में निम्नलिखित 4 शब्दों में से कौन से शब्द का उच्चारण जो है शुद्ध है? अच्छा, अमृत, देखिए ए री है तो इसका शुद्ध नहीं दिया है अमृत, यहां पर मौ में री तो देता, ओ देता, अमृत, अगर ए अमृत देता तो सही होता, ये दिया नहीं है, गलत है। अच्छा, भिक्षा, क्ष जानते हैं, जो क्ष होता है क में हल मात्रा प्लस 100 का संयुक्त रूप होता है कि क में हल मात्रा प्लस 100, तो ये हो जाता है क्ष होता है। ठीक है, जैसे शिक्षक, भिक्षा, ये भी सही नहीं। काम, कामो, ऐसा तो नहीं है। चक्षु, देखिए चक्षु, ये सही जवाब है। ठीक है, क्ष का रूप जो है क में हल मात्रा प्लस 100, 4 संयुक्त व्यंजन है, क्ष, त्र, ज्यों, स्र, हर एक को मैं जो है समझाकर जो है पढ़ाया हूं आप लोगों को क्लास पे। ठीक है, कि चारों का संयुक्त रूप कैसा बनता है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया का व्यापार बीते हुए समय में पूरा हो चुका है, बीते हुए समय में पूरा हो चुका है, तो उसे कौन से काल पूछा है ना, हाँ उसे कहते हैं। उसे क्या कहेंगे कि बीते हुए समय पे हो गए तो पास्ट हो गए, भूतकाल हो गया। सी नंबर सटीक उत्तर है। ओके, किस विधा के शिक्षण में निगमन प्रणाली अपनाई जाती है? किस विधा के शिक्षण में जो है निगमन, किस विधा के शिक्षण में निगमन प्रणाली अपनाई जाती है? कविता, कहानी, व्याकरण, नाटक। तो यहां पर व्याकरण सही उत्तर। आप लोग बहुत बच्चे बोले होंगे कि सर व्याकरण तो आगमन विधि से पढ़ाना चाहिए, यहां पर निगमन नहीं। व्याकरण की 2 विधि है,
आगमन विधि है, निगमन विधि भी है। हम अगर उच्च कक्षा में व्याकरण पढ़ाते हैं तो वो निगमन विधि के हिसाब से ही पढ़ाते हैं। नियम बोल देते हैं, बच्चे फटाफट एग्जाम्पल सारा ढूंढ लेते हैं क्योंकि बच्चे बड़े हो चुके हैं, ठीक है। और हम अगर खुद पढ़ते हैं तो भी निगमन विधि से पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ाते हैं जिस समय वो आगमन विधि से पढ़ाते हैं। ओके, आगे बढ़े। व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली में छात्र को स्वयं सीखने का अवसर मिलता है? कि छात्र स्वयं सीखे, टीचर एग्जाम्पल दे, छात्र उससे निकाले, हाँ, उसके नियम को वहां पर ढूंढे, क्या चीज है उस पे कॉम्बिनेशन, किस चीज का मेल है उस चीज को देखे, सारा चीज यहां पर कहां पर मौका मिलता है? उसे आगमन प्रणाली। मैं अभी बोल रहा था कि आगमन प्रणाली पढ़ाने के लिए सही है, बच्चे अच्छे से समझ पाते हैं उदाहरण के माध्यम से। तो व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली में छात्र को स्वयं सीखने का अवसर मिलता है? वो है आगमन प्रणाली। अच्छा, यहां पर 39 नंबर से चारिटी रोटी खाईला, कोई बात नहीं, भूख लगी है उसे। वाक्य का हिंदी में सही अनुवाद क्या होगा? अच्छा, देखते हैं। उन्होंने अच्छा, खाई ले है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो से चारोटी रोटी खाई ले। अच्छा, दिया क्या है कि उन्होंने 4 रोटी खाई, ये सही नहीं है। हाँ, उन्होंने 4 रोटी खाई, यहां पर रोटी हो गया है, 4 रोटियां होगा, ठीक है, बहुवचन है तो 4 क्या होगा? रोटियां होगा। अच्छा, उसके बाद यहां पर दिया है कि उसने नहीं होगा। उसने क्यों नहीं होगा? क्योंकि खाई ले है, रेस्पेक्ट दिया गया है यहां पर, ठीक है। जब होता से चारिटी रोटी खाई ला, तो खाई ला होता तो उसने होता, खाई ले रेस्पेक्ट दिया गया है तो उन्होंने होगा। अच्छा, उसने यहां पर भी दे दिया, ये भी नहीं होगा। डी नंबर होगा कि उन्होंने 4 रोटियां खाई, ठीक है कि उन्होंने 4 रोटियां खाई। डी नंबर जो है इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली यानी कौन सी विधि पद्य पाठ शिक्षण के लिए अपनाई नहीं जाती? अपनाई नहीं जाती, देखिए, व्याख्या प्रणाली ये पद्य पाठ है तो आप व्याख्या करके बच्चों को समझाएंगे, बिल्कुल। विश्लेषण प्रणाली ये अपनाई नहीं जाती। गीत प्रणाली पद्य है तो गीत के माध्यम से बोलेंगे, स्वर लय होगा, बच्चे समझने में अच्छे होंगे, ठीक है। अभिनय करके बताएंगे, ये भी सही है, ठीक है। तो ये जो विश्लेषण होता है, विचार विश्लेषण जैसे, ये प्रणाली जो है अपनाई नहीं जाती। अच्छा, गद्य पाठ शिक्षण में किस समय छात्रों से परिचयात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं? गद्य पाठ शिक्षण हो, पद्य पाठ हो, व्याकरण पाठ हो, जो भी पाठ हो, वहां पर जो परिचयात्मक प्रश्न पूछा जाता है वो प्रस्तावना के सोपान में ही पूछा जाता है, ठीक है। व्याकरण पे 4 दिखाकर पूछते हैं, तो यहां पर गद्य पाठ पद्य पाठ में जो परिचयात्मक प्रश्न होता है वो प्रस्तावना के सोपान पे ही होता है। जो प्रस्तावनात्मक प्रश्न बोलते हैं उसे पूर्व ज्ञानात्मक परिचय, ये सारा नाम है उसका। ओके, किस प्रकार के वाचन में छात्रों से हो रही गलतियां को सुधार किया जाता है? आदर्श वाचन बिल्कुल नहीं, ये तो शिक्षक करता है। अनुकरण वाचन ये विद्यार्थी करता है, तो 142 नंबर बी अनुकरण वाचन। मौन वाचन बच्चे चुपचाप पढ़ेंगे, ये भी नहीं होगा। तो अनुकरण वाचन में जो है छात्रों से हो रही गलतियों को सुधार किया जाता है, ठीक है। अब यहां पर पौड़िया रे घोड़ा मानने बुलू छंती, इसका जो है हिंदी में अनुवाद करना है। 143 नंबर। अच्छा, मैदान में घोड़ा घूम रहा है, देखियो घोड़ा है नहीं होगा क्योंकि ओडिया में क्या है, घोड़ा मानने बहुवचन है, यहां पर घोड़ा दे दिया, नहीं होगा, ठीक है। और भी गलतियां, एक एक गलतियां मैं छाट रहा हूं कि मैदान पर, अच्छा, पौड़िया रे घोड़ा मानने बुल्लू छंती। अच्छा, मैदान पर घोड़े घूम रहे हैं, देखिए मैदान में होगा, रास्ते पर घोड़े दौड़ रहे हैं लेकिन मैदान में। इस विभक्ति चिन्ह को भी लाइव क्लास में काफी सारा एग्जाम्पल देकर समझा, पर और में। तो मैदान पर घोड़े घूम रहा है, फिर दे दिया, यहां पर है होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे हैं ना, घोड़ा का घोड़े हुआ तो है का प्रयोग होगा। अच्छा, मैदान में घोड़े घूम रहे हैं, सी नंबर बिल्कुल सही है। मैदान में घोड़ों नहीं होगा, घोड़ा बहुवचन में घोड़े होगा। और यहां पर देखिए हैं का प्रयोग भी हुआ है, तो मैदान में घोड़े घूम रहे हैं, ये सटीक उत्तर है। कविता यानी पद्य शिक्षण के प्रस्तुतिकरण भाग में निम्नलिखित कौन सा कार्य नहीं किया जाता? यानी प्रस्तुतिकरण भाग जो है उस पर कौन सा कार्य नहीं किया जाता? अच्छा, आदर्श वाचन ये शिक्षक करता है, अनुवाचन ये विद्यार्थी करते हैं,
शब्दार्थ कथन यानी जो समझाते हैं जिस समय पाठ्य बिंदु स्पष्टीकरण उसके अंतर्गत आता है, ये भी होता है। रचनात्मक कार्य नहीं, ये नहीं, रचनात्मक कार्य ऐसा कुछ जो है नहीं होता। तो ये तीनों होता है, यहां पर दिया है कौन सा कार्य नहीं होता, तो डी नंबर सही जवाब कि ऐसा जो है कार्य नहीं होता। तुम्हें यही काम करो नहीं, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन है इस काम पे कि तुम्हें यही काम करो नहीं। तुम यह काम मत करो, ये सही है। तुम ये काम ना करो, न करो, ऐसा तो नहीं है। तुम वह काम नहीं करो, तुम्हें से काम करो नहीं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। वह काम से काम न करो, ऐसा नहीं है। तुम वह काम जे तुम्हें से काम करो नहीं, ऐसा भी नहीं है, वह नहीं है। तो तुम यह काम मत करो, ए नंबर सही जवाब है। 146 गद्य पाठ शिक्षण के समय छात्र को निम्नलिखित कौन सा कार्य करना जरूरी है? कि गद्य पाठ शिक्षण है, छात्र कौन सा कार्य करना जरूरी है? दीवार पर दिखाए गए प्रत्येक चित्र को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर अंकित करना बिल्कुल नहीं है। हाँ, हर चित्र अंकित करेगा तो ये 45 मिनट का क्लास है, कंप्लीट हो जाएगा, ये बिल्कुल करना नहीं चाहिए उसको, ठीक है। अच्छा, श्याम पट पर लिखा शब्दार्थ और परिभाषा आदि को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखना, बिल्कुल श्यामपट पर जो आपके नए शब्द होंगे उसका जो है वाक्य गठन करके शिक्षक सिखाएंगे या फिर शब्दार्थ बोलेंगे, वो सारा चीज को लिखना है, ये बिल्कुल सही है। और जो डेफिनेशन होगा उसे भी लिखना है। अच्छा, सी नंबर देखते हैं। शिक्षक द्वारा कही जा रही प्रत्येक बात को अपनी, नहीं, प्रत्येक बात कैसे लिखेगा बच्चा, नहीं हो सकता। शिक्षक द्वारा आदर्श वाचन के समय संपूर्ण पाठ को अपनी, ये भी कोई जरूरत नहीं है। तो बी नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सटीक उत्तर है बी नंबर। गद्य पाठ शिक्षण में पाठ से जुड़े बोधात्मक प्रश्न कब पूछे जाते हैं? तो पाठ से जुड़े बोधात्मक प्रश्न प्रस्तावना भाग के अंत में, नहीं, प्रस्तावना पे तो ये पूछे नहीं जाते हैं। सेकंड दिया है यहां पर विचार विश्लेषण या व्याख्या से पूर्व, तो विचार विश्लेषण या व्याख्या से पूर्व बिल्कुल पूछे जाते हैं। विचार विश्लेषण या व्याख्या के प्रारंभ भाग में, अच्छा, विचार विश्लेषण या व्याख्या के अंतिम में, अंतिम पे नहीं पूछा जाता। यहां पर जो है विचार विश्लेषण और जो है व्याख्या जो होता है पाठ्य बिंदु स्पष्टीकरण उससे पूर्व, यानी विचार विश्लेषण या व्याख्या के प्रारंभ में, विचार विश्लेषण या व्याख्या से पूर्व, अरे बी सी दोनों सही लग रहा है। विचार विश्लेषण या व्याख्या से पूर्व बोधात्मक प्रश्न, बिल्कुल ये से बी नंबर, विचार विश्लेषण यानी व्याख्या से जो है पूर्व ये पूछे जाते हैं। शिक्षक छात्र मानंकु पाठटी पढ़ाइले, यहां पर प्रश्न है, शिक्षक छात्र मानंकु पाठटी पढ़ाइले, शिक्षक छात्रों को पाठ पढ़ाई, नहीं, यहां पर पास्ट पे है, सकर्मक क्रिया है तो ने का प्रयोग होगा, ए नंबर नहीं होगा। बी नंबर, शिक्षक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया, ऐसा ही है। शिक्षक ने छात्रों को पाठ पढ़ाए नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? शिक्षक के हिसाब से पढ़ाए नहीं होगा क्योंकि ने का प्रयोग होने के बाद कर्म पर डिपेंड करती है क्रिया, तो इसलिए नहीं होगा। शिक्षक ने छात्र को पाठ पढ़ाए, ये भी नहीं होगा, बी नंबर सही है। ओके, अच्छा, कविता की सौंदर्यानुभूति के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सौंदर्यानुभूति के लिए कविता की किसकी आवश्यकता होगी? केवल भावानुभूति की नहीं, केवल अर्थ बता देंगे तो भी उसमें जो है सौंदर्य नहीं आएगा। भावानुभूति और अर्थानुभूति दोनों में, कि दोनों चीज को जो है समझाना है, भाव को भी समझाना है, उसके अर्थ को भी समझाना है। केवल कविता का शाब्दिक अर्थ बता देंगे फिर बेकार है, केवल भावार्थ बताएंगे, दोनों चीज को जो है आपको बताना है, ठीक है। तो सी नंबर जो है इसका सटीक उत्तर है। और अंत में यहां पर देखते हैं, ठीक है, अंत में थोड़ा बहुत प्यार आपका जो है इंस्टाग्राम पे भी मिले। कविता पाठ शिक्षण के समय प्रस्तावना भाग में निम्नलिखित कौन सा कार्य किया जाता है? जो प्रस्तावना भाग होते हैं उस पर कौन सा कार्य किया जाता है? छात्रों से कविता या कवि से जुड़े सामान्य परिचयात्मक प्रश्न पूछा जाता है, ये नंबर ही सटीक है, आगे जाने की आवश्यकता नहीं। कि जो पद्य पाठ है उसमें कविता या कवि से जुड़े जो प्रस्तावनात्मक प्रश्न पूछेंगे, तो ये जो है सही जवाब है। तो सारा चीज प्लेलिस्ट में आप देखिए, जो एग्जाम क्वेश्चन है आरएसटी ओएसएसटीटी, आपको सारा ओएसएसटीटी का क्वेश्चन डिस्कशन मिल जाएगा और आरएसटी का भी क्वेश्चन डिस्कशन मिल जाएगा। ओके, तो कोई डाउट हो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।